डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 8 यानी कि डी व एफ ब्लॉक के तत्वों को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इस चैप्टर में हम डी और एफ दोनों ही ब्लॉकों को अलग अलग पढ़ेंगे और इनके हम दोनों ही गुणधर्म भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले डी ब्लॉक के तत्वों से। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, एक डी ब्लॉक में और एक एफ ब्लॉक में। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं डी ब्लॉक के तत्वों से। देखिए दोस्तों, जो डी ब्लॉक के तत्व है, इन तत्वों को संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम से जाना जाता है। यानी संक्रमण श्रेणी के तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। और वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के तत्व सभी डी ब्लॉक में आते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक के जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। देखिए दोस्तों, इस ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। दोस्तों ये 4 है, इस ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें हम चारों को संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले की बात करते हैं हम प्रथम श्रेणी, जिसे हम 3D संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों शुरुआत इसकी 3D से ही होती है, 1D और 2D का अस्तित्व नहीं होता है, ये दोनों उपकोष नहीं पाए जाते हैं। इसकी डी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है दोस्तों? वो होती है 3D से। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी जो होती है वो होती है दोस्तों 3D श्रेणी। इसको हम जानेंगे 3D संक्रमण श्रेणी। देखिए दोस्तों, इसमें जो तत्व आने वाले वो सारे आपके सामने हमने बता दिए। ये सभी तत्व इस 3D श्रेणी में आते हैं। अब देखिए इसे याद करने की जो ट्रिक है दोस्तों वो है साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम। पहली लाइन होगी दोस्तों साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम। आगे देखिए दोस्तों, ये पहली लाइन हुई हमारी साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम। आगे इसी को हम थोड़ा आगे जोड़ रहे हैं, फेविकोल को निकाल कर जला। हम मैडम को बोल रहे हैं साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल को निकाल कर जला। तो दोस्तों इस लाइन को आप बिल्कुल आसानी से याद कर लोगे 2-3 बार बोलने के बाद में, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल को निकाल कर जला। अब देखिए यहाँ साइंस से दोस्तों SC बना हुआ है, टीचर से TI, विनीता से V, कुमारी से CR, मैडम से MN, फेविकोल से दोस्तों FE और को से दोस्तों CO। निकाल कर, इसमें दोस्तों दो शब्द मिले हुए हैं, निकाल और कर। तो निकाल से दोस्तों NI और कर से CU और जला से दोस्तों ZN। तो इस प्रकार से हम 3D संक्रमण श्रेणी को याद कर सकते हैं। दोस्तों जो सेकंड श्रेणी आती है उसे हम 4D संक्रमण श्रेणी कहेंगे। और इसमें दोस्तों सारे के सारे तत्व आपके सामने बता दिए गए हैं। देखिए इसे याद करने की जो ट्रिक रहेगी दोस्तों वो है यारी जरा निभाना मौत तक। तो पहली लाइन तो दोस्तों इसमें क्या रहेगी, यारी जरा निभाना मौत तक। ठीक है दोस्तों, सेकंड जो पार्ट इसका वो है रुकावट राह में पेड़, और तीसरा दोस्तों आग में कूदो। देखिए दोस्तों एग्जैक्टली होता क्या है, जब भी हम दोस्ती की बातें करते हैं तो रुकावट तो आती रहती है, और रुकावट में भी हम दोस्ती के आगे आग में भी कूदने को तैयार रहते हैं। उसी लाइन से थोड़ा सा बनाया गया है कि यारी जरा निभाना मौत तक, मौत तक यारी को निभानी है। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से याद रखना है, यारी जरा निभाना मौत तक। फिर हम बताएंगे इसी में आगे कि रुकावट राह में पेड़, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, आग में कूदेंगे या कूदो। ठीक है दोस्तों, तो इस लाइन को आप याद कर लेंगे, 2-4 बार इसको बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगी। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पेड़, आग में कूदो। अब देखिए यहाँ जो यारी है दोस्तों इससे Y बना है, जरा से ZR, निभाना NB, मौत MO, तक TC, रुकावट RU, राह RH, और ये में दोस्तों साइलेंट है, यहाँ पेड़ को PD, आग में AG, में बिल्कुल साइलेंट है दोस्तों, कूदो को CD कर दिया हमने। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप 4D संक्रमण श्रेणी को याद कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आती है दोस्तों तृतीय श्रेणी, जिसे हम 5D संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों ये यहां से लेके कंप्लीट सारे तत्व आपको दिखा दिए गए हैं। ठीक है, ये है हमारी 5D संक्रमण श्रेणी। इसे याद करने की ट्रिक है दोस्तों ला हफ्ता वर्नारे। पहली लाइन है दोस्तों ला हफ्ता वर्नारे, किसी को धमकी दे रहे हैं हफ्ता निकालने के लिए कि ला हफ्ता वर्नारे। ठीक है, अब वर्नारे के आगे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, वो उस इरादे से पीटूंगा और हंसूंगा। कहने का मतलब दोस्तों उसको पीटेगा और उसको हंस पे हंसेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेंगे कि ला हफ्ता वर्नारे उस इरादे से पीटूंगा और हंसूंगा। ला हफ्ता वर्नारे उस इरादे से पीटूंगा और हंसूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इन दो तीसरी लाइन को भी आप याद कर लोगे, ला LA हफ्ता। तो दोस्तों इसमें दो शब्द बने हुए हफ HF और ता TA, वर्ना W, रे RE, उस OS, इरादे IR, से साइलेंट दोस्तों, पीटूंगा PT और AU, हंसूंगा HG।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप 5D संक्रमण श्रेणी को याद कर सकते हैं। अब जो लास्ट दोस्तों इसमें वो आती है चतुर्थ श्रेणी, जो है 6D संक्रमण श्रेणी। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट यहां से यहां तक कंप्लीट बता रखे सारे सारे 10 तत्व इसमें भी, ठीक है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, अरे RD वर्मा, दोस्तों बिल्कुल RD शर्मा है, ठीक है। तो देखो आपने मैथ्स की बुक पढ़ी होगी बिल्कुल RD शर्मा की, ठीक है। उसी बुक को लेकर के हमने थोड़ा बताया इसको कि अरे RD शर्मा की बुक है मस्त धांसू। बुक कैसी है दोस्तों, एकदम मस्त है, एकदम धांसू है, तो ठीक है उसी को हमने बना दिया, अरे RD शर्मा की बुक है मस्त धांसू। और फिर आपको चीनू नाम का लड़का है, उससे हम कह रहे हैं रख ले चीनू, ठीक है। अरे RD शर्मा की बुक है मस्त धांसू, रख ले चीनू। अरे RD शर्मा की बुक है मस्त धांसू, रख ले चीनू। अरे RD शर्मा की बुक है मस्त धांसू, रख ले चीनू। ठीक है दोस्तों, इसे याद कर लोगे आप। और बाकी इसके देखिए शब्दों को, अरे AC RF DB शर्मा SG बुक BH है से दोस्तों HS मस्त MT धांसू DS रख ले RG और चीनो CN। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरे D श्रेणी के अंतर्गत जो D ब्लॉक है इसमें 40 तत्वों को देखा है हमने। प्रत्येक श्रेणी में दोस्तों 10 तत्व आते हैं, तो 3D 4D 5D और 6D संक्रमण श्रेणी को हमने आपको बता दिया है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे 6D ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनका जो हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है दोस्तों, वो n-d कक्षक में उपकोष में आता है। ठीक है दोस्तों, यानी n-d उपकोष के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है। अच्छा, इसीलिए तो यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में आता है दोस्तों, उसी के नाम से हम उसको वर्ग में बांट देते हैं। अब यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आ रहा है, डी उपकोष में आ रहा है, इसलिए हमने इसका नाम कर दिया डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में आता है, इसलिए इन्हें संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्योंकि दोस्तों n तो s वाला होता है और उससे पहले आता है n-1, ठीक है। तो d होता है दोस्तों n-1, यानी कि उससे एक पहले आ जाता है, आंतरिक रूप से ये इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसलिए इनको दोस्तों संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्योंकि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन ना करके उसके आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए दोस्तों, डी ब्लॉक के तत्व NS तथा n-1d उपकोष की ऊर्जा लगभग समान होती है। बाहरी कोष कौन सा हुआ दोस्तों, NS हुआ, और इससे आंतरिक कोष कौन सा हुआ, n-1d उपकोष हुआ। ठीक है दोस्तों, इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है दोस्तों, ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसलिए ये तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से D से भी निकल सकते हैं और S से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का दोनों से निष्कासन हो सकता है, तो ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों इसकी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके कुछ सामान्य गुणधर्म है। आगे देखिए, जो अंतिम तत्व दोस्तों चारों श्रेणियों में, 3D श्रेणी में जिंक, 4D में CD कैडमियम, 5D में दोस्तों Hg और लास्ट जो 6D थी हमारे उसमें Cn, ये चारों के चारों तत्वों को दोस्तों संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों, पूर्ण पूरित होता है। इसका मतलब है दोस्तों जो D होता है उसमें पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और S में भी पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो दोस्तों संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने के चांस ही नहीं है। जो आंतरिक कक्षक है दोस्तों वो कंप्लीट भरा हुआ है। अब देखिए अपवाद वाले इलेक्ट्रॉन की विन्यास को बात करते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो मेजर रूप से 3D श्रेणी को ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 3D श्रेणी के बारे में ही हम बातें करेंगे। तो यहीं से देखते हैं हम, जो क्रोमियम और कॉपर, आपको पता ही होगा 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है, दोनों के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में अपवाद होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों, क्योंकि ये अर्धपूरित होता है और ये पूर्ण पूरित होता है, तो इसे इस प्रकार से आप याद रखेंगे। क्योंकि ये हमने 11th में पढ़ लिया, तो हम इसकी डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे इस क्लास में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भौतिक गुणधर्मों की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला भौतिक गुणधर्म आता है, वो आता है परमाणु त्रिज्या या आकार। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु त्रिज्या या आकार क्या होती है। दोस्तों परमाणु के बाहरी कोष तथा नाभिक के मध्य की दूरी, ये हमारा दोस्तों परमाणु का बाहरी कोष है, ये इसका नाभिक है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी दोस्तों वही परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नाभिक और सबसे बाहरी कोष के बीच की जो दूरी होगी उसे ही हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए हमें तो बात करनी है सिर्फ और सिर्फ 3D श्रेणी की, तो इसमें हम बाएं से दाएं जाएंगे दोस्तों। बाएं से दाएं का मतलब होता है इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये बायां पोर्शन है, ये दायां पोर्शन है, और इस तरीके से हम जाएंगे तत्वों में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से जाएंगे तो इसमें क्या होगा, पहले आकार में दोस्तों कमी आती है, ठीक है, फिर आकार लगभग समान रहता है और उसके बाद आकार में वृद्धि होती है। दोस्तों इसे याद रखोगे आप, सबसे पहले आकार में कमी आती है,
फिर आकार में समानता मिलती है और उसके बाद में अंत में आकार में वृद्धि होती है। अब ये अनियमित परिवर्तन क्यों होता है इसमें? क्योंकि दोस्तों देखिए, जो परमाणु आकार या त्रिज्या होती है दोस्तों, वो दो चीजों पर निर्भर करती है। दो कारक कौन कौन से हैं? एक है प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। देखिए, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है दोस्तों, ये क्या करता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार में कमी लाता है, जबकि परिरक्षण प्रभाव दोस्तों आकार में वृद्धि करता है। दोनों बातें ध्यान रखेंगे दोस्तों। आकार को दो कारक प्रभावित करते हैं, एक प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरा परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार में कमी लाता है, जबकि परिरक्षण प्रभाव आकार में वृद्धि लाता है। अब देखिए, जब हम स्टार्टिंग से चलते हैं दोस्तों 3D श्रेणी में, बाएं से दाएं जाएंगे, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? जो नाभिकीय आवेश है ना दोस्तों, इसका प्रभाव ज्यादा होता है। इसका प्रभाव ज्यादा होगा तो दोस्तों आकार में क्या होगी? कमी आएगी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव है ये लगभग समान हो जाते हैं, यानी दोनों बराबर हो गए दोस्तों, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, तो इनका आकार लगभग समान बना रहेगा। लेकिन अंत में क्या होगा दोस्तों? जो परिरक्षण प्रभाव है वो ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, इसके कारण से आकार में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका कारण रहा कि आखिरकार आकार में इस तरीके से अनियमित परिवर्तन क्यों होता है। सेकंड पॉइंट देखिए दोस्तों, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आयनन एंथैल्पी होती क्या है? कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में होगा, उसके किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश होगा दोस्तों, उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालें, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे ही हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। दोस्तों फिर से सुनिएगा, गैसीय अवस्था में कोई भी परमाणु उसका सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। देखिए, ये जो होता है दोस्तों आयनन एंथैल्पी, ये आकार का व्युत्क्रम होती है, यानी कि आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी कम होगी, आकार कम होगा तो आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो इसका मतलब दोस्तों जो आकार पहले कम हो रहा था, दोस्तों आकार पहले कम हो रहा था, फिर आकार में समान रहा था और अंत में दोस्तों आकार में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी पहले क्या होगा दोस्तों? आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, उसके बाद में समान रहेगी और अंत में दोस्तों आयनन एंथैल्पी में कमी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यही रहेगा। देखिए, आकार में व्युत्क्रम होता है, अर्थात 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो पहले आयनन एंथैल्पी में कम वृद्धि होगी, फिर लगभग समान रहेगी और अंत में फिर कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है इसका वो है धात्विक प्रकृति। धात्विक प्रकृति यानी धातुओं का गुण। देखिए दोस्तों, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये धात्विक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। धात्विक प्रकृति का कारण क्या है दोस्तों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखिए 3D श्रेणी में हम प्रारंभ से चलेंगे दोस्तों, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। दोस्तों स्टार्टिंग में क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन D1 में आएगा, फिर D2 हो जाएगा, फिर D3 हो जाएगा, तो इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उस केस में क्या होगा दोस्तों? धात्विक प्रकृति भी बढ़ेगी। लेकिन बाद में क्या होगा दोस्तों? जब डी के अंदर पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास में 5 होते हैं दोस्तों डी के अंदर, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा D1, फिर D2, फिर D3, D4, D5। तो D5 तक तो दोस्तों अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे D6 आएगा तो फिर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाएगा, यानी जोड़े हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में फिर कमी आ जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो इससे क्या होगी? धात्विक प्रकृति कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आगे इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी? क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।